ये 2009 की एक सर्द रात थी। मैं और मेरी वाइफ जुलेहा सो रहे थे। रात के 1 बजे मेरे दोस्त यामीन की कॉल आई। हेलो अली, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। मैं बहुत हैरान हुआ कि इसको क्या हुआ। मुझे लगा शायद ये मजाक कर रहा है। कहा, यार ये भी कोई वक़्त है मजाक का। नहीं अली, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा ले। इस बार इसकी आवाज़ में अजीब सा खौफ था। मैं आता हूँ। अभी ये कहा ही था कि कॉल कट गई। मैं खुद डर गया था। मैं फट उठा, सलेहा को उठाया और अपनी गन साथ ली। क्या हुआ अली, इतने परेशान क्यों हो? जुलेहा ने उठते सवाल किया। आप दरवाज़ा बंद कर लो, यमीन के घर जा रहा हूँ। इसकी कॉल आई है, वो बहुत परेशान था। अल्लाह खैर करे, आप आराम से जाना। अपना ख्याल रखना, रात बहुत हो गई है। जुलेहा ने घबराते हुए कहा। ओके, डोंट वरी। मैं जुलेहा को दिलासा देकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और यमीन के घर निकल पड़ा। यमीन मेरा बचपन का दोस्त था। 2 हफ्ते पहले उसकी शादी वानिया से हुई थी और बहुत खुश था वो। आज अचानक ऐसा क्या हो गया और इसे कौन मारना चाहता है? मैं अभी ये सोच रहा था कि इतने में यमीन का घर आ गया। यमीन का घर शहर से थोड़ा बाहर था। बड़े कब्रिस्तान के करीब मैं फटाफट गाड़ी से उतरा और यमीन के घर का गेट नॉक किया। यमीन, यमीन ने ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। घर में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। मैं भागकर घर के पीछे की तरफ गया। वहाँ खिड़की खुली हुई थी। वहाँ खून के ताज़ा निशान थे। मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑफ थी। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और यमीन के कमरे की तरफ जाने लगा। यमीन के कमरे में जाते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे औसान खता हो गए। बेड के पास ज़मीन पे यमीन खून में लथपथ पड़ा था। मैंने चेक किया तो वो मर चुका था और बॉबी का नामो निशान भी नहीं था। कमरे से खिड़की तक खून के धब्बों के निशान थे, जो नंगे पाँव के थे। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त मसूद को कॉल की, जो पुलिस में था, और इसे सूरत हाल से आगाह किया। इसने मुझे हौसला रखने और जितनी जल्दी हो सका मेरे पास आने का यकीन दिलाया। मैंने सोचा कि पैरों के निशानात का पीछा किया जाए। मैं मोबाइल टॉर्च की रोशनी में निशानात का पीछा करने लगा। निशानात पिछली गली से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रात के अंधेरे ने कब्रिस्तान को बहुत वहशतनाक बना दिया था। मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के करीब ही पहुंचा था कि मसूद की कॉल आई। हेलो अली, कहाँ हो? मैं यमीन के घर पर हूँ, मसूद ने कहा। यार, मैं घर के पिछली तरफ कब्रिस्तान के पास हूँ, मैंने जवाब दिया। ओके, मैं आया, मसूद ने कहा और कॉल काट दी। चंद लम्हों बाद मसूद मेरे पास आ गया। अली यार, बहुत अफसोस हुआ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मसूद ने आते ही सवाल किया। मैं इन निशानात के पीछे आया। थैंक्स यार, फ़ौरन मेरे पास आने के लिए। मैंने मसूद को, जमीन का कोई दुश्मन था? और बॉबी कहाँ है? कुछ पता चला इनका? मसूद ने पूछा। नहीं यार, वो तो एक शरीफ इंसान था और बॉबी का कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा, चलो निशानात का पीछा किया जाए। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की है, वो आती ही होगी। मसूद ने कहा और हम निशानात के पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। निशानात एक दरख्त के पास आकर ख़त्म हो गए। यार, निशानात तो यहाँ आकर ख़त्म हो गए, मसूद ने कहा। चलो दरख्त के पीछे देखते हैं, मैंने कहा। हम दरख्त के पीछे गए। दरख्त के पीछे कब्रिस्तान के पास का मंजर देखकर हम खौफ सदा हो गए। हमने जो सोचा भी ना था वो हो गया। वो यमीन की वाइफ वानिया थी, जो कब्र के पास बेहोश पड़ी थी। इसके पैर खून से भरे हुए थे। ओ माय गॉड! इसका मतलब यमीन का खून भाभी ने किया? मैंने हैरान होकर पूछा। देखकर तो मुझे भी यही लगता है, मसूद ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं, मैंने कहा। मसूद ने फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई और मैं घर आ गया। क्या हुआ? यमीन भाई कैसे हैं? मेरे घर पहुंचते ही जुलेहा ने बेचैनी से पूछा। वो य, वो यमीन अब दुनिया में नहीं रहा, मैंने अफसुदा लहजे में कहा। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ?
जुलेखा ने परेशानी के आलम में कहा। मैंने जुलेखा को सारी बात बता दी। वो अल्लाह ताला रहम फरमाए, जुलेखा ने कहा। अच्छा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैंने कहा और बेड पर लेट गया। सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद कोसों दूर थी। मेरी आंख सुबह 10 बजे खुली। मैं फ्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था, मसूद की कॉल आई। यार, तुमसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है, थाने आ सकते हो? भाभी को होश आया? मैंने झट से सवाल किया। नहीं यार, अभी भाभी को होश तो नहीं आया, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी है, मसूद ने कहा। ओके, मैं नाश्ता करके आता हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और जल्दी से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर के बाद मैं मसूद के थाने पहुँच चुका था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मैंने थाने के अंदर जाते हुए मसूद को कहा। वालेकुम सलाम। यार, तुमसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी है भाभी के बारे में। क्यों, क्या हुआ भाभी को? मैंने तजस्सुस बड़ी नज़रों से मसूद को देखते हुए सवाल किया। भाभी की बैकग्राउंड के बारे में जानना था, कहाँ से है, क्या करती है और किस फैमिली से तल्लक रखती है। मसूद ने सवाल किया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं है और इनकी फैमिली में सिर्फ इनका चाचा है। इनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, मैंने बताया। यार, सारा मामला देखकर शक भाभी पर ही होता है और मैं इस मामले की बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ। अगर कहीं से भी कोई सुराग मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, मसूद ने जवाब में कहा। मैंने मसूद को खुदा हाफ़िज़ कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझ में गम और परेशानी के मिले जुले तासरात थे और मुझे बार बार यामीन का और भाभी का ही ख्याल आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे होगा। रात के 11 बज रहे थे। खाने के बाद जुलेखा से यामीन और भाभी के बारे में बात कर रहा था कि अचानक मसूद की कॉल आई। हेलो अली, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने परेशानी के आलम में मसूद से पूछा। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। यामीन और भाभी के केस के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर मैं फ़ौरन अपने बेड से उठा। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? जुलेखा ने सवाल किया। इंस्पेक्टर मसूद का फ़ोन था। भाभी और यामीन के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, इसलिए इसने मुझे कॉल की। अच्छा ठीक, अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखिएगा, जुलेखा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दरवाज़ा लॉक कर लो। ये कहकर मैं फ़ौरन बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और मसूद के घर चल पड़ा। जब मैं मसूद के घर पहुंचा तो मसूद पहले ही दरवाजे के पास मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और मसूद से अलग के बाद हम इसकी बैठक में चले गए। अलिशबा, अली के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हमारे बैठ जाने के बाद मसूद ने अपनी वाइफ को आवाज़ दी। हाँ तो मसूद, इस केस में ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में बताने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को कॉल की? मैंने बेचैनी से पूछा। यार अली, हमारे जाने के बाद साथ वाले गांव के थाने से कॉल आई। इसने कुछ मालूम करना था। वहाँ का थानेदार मेरा कज़न है। बातचीत के दौरान जब मैंने इसे यमीन के केस के बारे में बताया तो वो चौंक गया और कहने लगा, बिल्कुल एक ऐसा ही केस 3 महीने पहले इसके गांव में पेश आया। जो बंदा इस गांव में कत्ल हुआ, इसकी शादी को भी अभी बमुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे और वो वहाँ अभी ऐसे ही खून के धब्बों के निशान पाए गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं ये सुनकर फ़ौरन इसके पास गया और अपने कज़न के साथ मिलकर आज सारा दिन इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला है कि पिछले 3 साल में ऐसे 10 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें शादी के 2 हफ्ते के बाद खामद की लाश मिलती है और वहाँ पर ऐसे ही खून के धब्बों के निशान पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं चौंक सा गया और मुझ पर एक वहशत सी तारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अलिशबा भाभी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है भाभी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, बच्चे कैसे हैं और आपकी तबीयत ठीक है? मैंने जवाब में कहा। अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है। आप लोग आराम से बातें करें, मैं बच्चों को सुला के आती हूँ। भाभी ये कहकर कमरे से चली गई। मसूद की इस बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।
اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور یمین کے واقعے میں کوئی بھی فرق نہیں۔ ان کا گھر بھی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان کے پاس تھا اور ان کی شادی بھی یک ہی ہوئی، مسعود نے مزید بتایا۔ لیکن یار اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ وانیہ بابی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بار ثبوت لے کے آیا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے اس تصویر کو پہچان لیا، اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا۔ میرا دماغ اس وقت سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بابی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کل صبح ہم ہاسٹل چلیں گے اور وہاں پر جا کے دیکھیں گے، مسعود نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں مسعود سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، میرے ذہن میں بہت سے سوالوں نے جنم لیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے زلیخا کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وانیہ بابی تو شکل سے بے حد معصوم اور شریف تھی، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار تھی، وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ یقیناً مسعود بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زلیخا نے کہا۔ نہیں یار، اس بار تو مسعود کے پاس پکے ثبوت ہے، اور انہوں نے اس کے بعد ہی مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا، اور میں اس وقت شدید حیران ہوں۔ اب کل جا کر ہم ہسپتال میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔